लोडिंग कर रहे थे स्टोर, जिससे कि बम धमाका हुआ। बम धमाके में मेरा हाथ चला गया और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी दोनों टांगें काटनी पड़ी। मेरा पूरा पेट फट चुका था। में कारगिल का युद्ध चल रहा था। उस दौरान जब युद्ध चल रहा था तो पहाड़ियों पर कई बार ऐसा होता था, राशन पहुंचना काफी लेट पहुंचता था। लेकिन उस दौरान उस कारगिल के युद्ध में एक वीर जवान थे जो आज हमारे बीच में हैं। उन वीर जवानों ने अपने अधिकारियों से यहाँ तक कह दिया कि चाहे राशन पहुंचे समय पर या ना पहुंचे, लेकिन गोला बारूद की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक भारत माँ के सच्चे सपूत हमारे बीच में आज मौजूद हैं, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर से जानेंगे पूरी कहानी, उस कारगिल के दौरान क्या हुआ था जिसमें आपको अपने दोनों पैर और दोनों हाथ गंवा देने पड़े। जय हिंद। नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। आज आप लोगों के सामने हूँ। आज से 25 साल पहले जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसके अंदर हमारी बटालियन 1889 उस टाइम लाइट रेजिमेंट थी। 120 मोटर AM-50 हमारे पास में थी और हमारी पहुंच बिल्कुल दुश्मन के पास थी, क्योंकि हमारी जो मोटर्स है वो 90 डिग्री फायर करती है। तलोलिंग के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि कैप्टन कालिया साहब की और उनकी टीम की बॉडी को किस तरह से उन लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और हमारी इन्फेंट्री को भारी नुकसान हुआ था। उस टाइम तक आर्टिलरी का सपोर्टिंग नहीं था, मगर जैसे ही हमारी आर्टिलरी पहुंची हम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और तलोलिंग के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने अपनी तोहफा को लगाया, पहला ही गोला हमारी बटालियन की 12 के 12 तोहफा ने फायरिंग किया। 42 से जो गोला निकला था वो तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया, उसका लेयर मैं ही था। वहीं तलोलिंग पर ही मैंने बोला था कि हमें अम्निशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, भले राशन मिले ना मिले। वहीं पर हमारे भवर सिंह साहब थे, वो अम्निशन लेके आते थे, वो वहीं पर हमारा साथ छोड़कर चले गए। कारगिल युद्ध 2 महीने तक हमने लड़ा था, मगर पूरा वाक़या बताएंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। मगर 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया था। रात को हमने वहाँ पर युद्ध लड़ते थे और कंधों के ऊपर ही अपनी तोप को उठा करके हम लोग चलते थे। वहाँ पर नॉर्मल कपड़े होते थे, कोई बंकर नहीं था, कुछ नहीं था। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन से तो हमें खतरा था ही था, मौसम की भी बहुत ज़्यादा मार थी, क्योंकि वहाँ पर माइनस, आप लोगों को पता, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माइनस टेम्परेचर रहता है। तो हम लोग कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 14,000, कभी 16,000 की हाइट के ऊपर युद्ध लड़ा था। 8 जगह हम लोगों ने गन पोजीशन को चेंज किया था। हम अपने कंधों पर भी अपनी मोटर को उठाते थे और पहाड़ियों पर चढ़ाते थे। इस कारगिल युद्ध के अंदर हम लोगों ने लगभग 10,000 गोले दुश्मन के ऊपर दागे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आखिरी लड़ाई जो टाइगर हिल की थी, वहाँ पर मेरे दोस्त मुकेश कुमार ने मेरा साथ छोड़ दिया और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज भी उस शक्ति को कोई नहीं पहुँचा सकता है। मतलब उसके बाद में पार्लियामेंट में अटैक हो गया, हमारी बटालियन सिकंदराबाद में थी और दोबारा से हम लोगों को युद्ध लड़ने का मौका मिला। हमको राजस्थान में डिप्लॉय कर दिया गया। 1 साल तक हम वहाँ पर रहे, काफ़ी जगह डिप्लॉय किया, अम्निशन भी शिफ्टिंग किया, जैसलमेर में, बाड़मेर में, लाठी रेंज में, मगर युद्ध नहीं हुआ। वापस मूव का ऑर्डर आ चुका था और हम रीड लोकेशन सिकंदराबाद में आ गए। जैसे ही अनलोडिंग कर रहे थे, बक्सा छूटा। बक्सा छूटते ही मेरा हाथ उड़ गया और मैं हाथ को लेकर के बैठ गया और दर मेरे पेट में सिलेंडर वगैरह लगे, आंतड़ी उतड़ी बाहर थी। मुझे उठाया गया, हम 3 आदमी थे, 2 को चोट लगी, 1 को कुछ नहीं लगा और हम लोगों को सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने जैसे ही हमको चेक किया, उन्होंने बोला ही इज द डेथ। तो सीओ साहब ने बोला सर कुछ और हो सकता है, दोबारा चेक किया। जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो बोले सर थोड़ा बहुत धड़कन चल रही है, 5% चांसेस है अगर ये बच जाए। तो सीओ साहब ने साइन कर दिया और मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था और सवेरे जब डॉक्टर ने बताया कि सर इसको 72 घंटे का टाइमिंग है, 72 घंटे के अंदर इसको होश आ गया तो आगे की कार्रवाई बताएंगे, मगर जाकर आंखें साइयाँ मार सके ना कोई। 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया जब आपकी आंखें खुली तो हमने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने सीओ को बताया और सीओ साहब ने बोला अभी नहीं मरेगा।
तो डॉक्टर ने बोला सर मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हो? सीओ साहब बोले सर मैंने इस जवान को देखा हुआ है और आपके सामने हूँ मैं। सीओ साहब की जो बोली वर्डिंग आज मैं आपके सामने पूरा बैठा हुआ हूँ। काफी ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं जिनके पास आज हाथ पैर नहीं है, पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं से कमजोर महसूस करते हैं। उनको इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा संदेश यही है, सबसे पहले तो मेरा जो खुद का संदेश है, मेरी जीवनी ये थी कि मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं था। मैं स्वयं की इच्छा से भारतीय सेना में आया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था और उनके जो वर्डिंग थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो आज भी हर भारतीयों के लिए रोंगटे खड़े कर देते हैं। मतलब आज भी मेरे हर रोम रोम के अंदर वो वर्डिंग समाई हुई है। युवाओं के लिए और जो दिव्यांग हो जाते हैं उनके लिए एक संदेश यही है कि आज हम लोग आश्रित हो जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास में हम लोग उससे काम नहीं चलाना चाहते, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम भटकते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर युवाओं के पास में बहुत कुछ बहुत संसाधन है, मगर उनको जो करना है, जो उनके पास सक्षम है वो नहीं कर रहे, वो दूसरी साइड में जाते हैं, इसलिए वो भटकते रहते हैं। जो भी दिव्यांग भी हो जाते हैं, संसाधन हमारे पास नहीं है, हम उनके लिए भटकते रहते हैं। नहीं, जैसा भी हमारे पास में, जैसे भी हम हैं वैसा ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सही बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने भी, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा होगा और जो भी हुआ है वो भी अच्छा है। तो अपने आप को एक स्वयं को सोचिए कि मेरे पास क्या कमी है। मतलब आज मैं खुश क्यों रहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, आज आप लोग मिलते हो नेता अभिनेता से, बड़े आदमियों से, जिसको आप लोग समझते हो, हम नहीं किसी को समझते बड़ा, क्योंकि हम बड़ा समझते हैं इस राष्ट्र की आन बान शान और तिरंगा, वही हमारे लिए बड़ा है। आप लोग सब बोलते हो कि ये किसी बड़े आदमी से मिलते ही मुझे कोई काम आएगा। मैं जब मिलता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। कभी भी अपने आप को इतना मायूस और मत गिराओ, क्योंकि आपने भी इस मातृभूमि में जीवन उतना लिया हुआ है जितना उस व्यक्ति ने लिया हुआ है। आपने किसी का आकलन करना है, किसी का अगर आइकॉन बनना है तो भारतीय सेना का आइकॉन बनिए, उन सैनिकों का आइकॉन बनाइए, बाकी वो सब छोड़ दो, क्योंकि भारतीय सेना ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इस रीढ़ की हड्डी है, इस देश की एक ऑक्सीजन है। जिस दिन वो हट जाएगी दोबारा से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। तो आप लोगों ने, युवाओं ने, सबने जागना है और इस राष्ट्र को बचाना है। सर अगला जन्म मिले, जैसे इस बार तो आपकी कैजुअलिटी हो गई, अगला जन्म मिले तो फिर फौजी बनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने बोला ना, मैं तो आया ये था ना, मेरे तो 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। कोई भी जो सपना था मेरा सेना में काम करने का वो पूरा नहीं हुआ, वरना आज भी अगर मैं ठीक ठाक होता तो मूव टू गलवान घाटी का मूव आता तो मैं गलवान के अंदर खुद होता। मतलब क्योंकि मैं स्वयं की इच्छा से सेना में आया था, मेरा जो सपना अधूरा रह गया है। आज भी नित्य मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करता हूँ और मन में यही एक संकल्प है और आखिरी इच्छा यही है कि जब भी मैं जन्म लूँ इस मातृभूमि पर लूँ और दोबारा से सेना में एक सैनिक के रूप में अपनी जो बची हुई जिंदगी थी, जो इस जन्म में नहीं कर सका, अगले जन्म में जरूर करूँ। मतलब सर वीडियो के माध्यम से एक बार जोश जगाने के लिए आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे उनके अंदर, देखो व्यूवर्स के लिए यही मैसेज है, देखो रगों में जो है वो एकदम, देखो व्यूवर्स के लिए यही है, मतलब बिलोरे कुछ नहीं मारता, बिलोरे आज लाइक कमेंट में मारता है। युवाओं के लिए ये कि आज से 10-15 साल पहले कौन सा हम लोग लाइक कमेंट थे, हमने कारगिल युद्ध क्या कैमरे में देख के लड़ा था क्या? तो आजकल की युवा क्या है, माँ की कसम, बाप की कसम, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मतलब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज की युवा देशभक्ति में कम दिखाई दे रही है, लाइक कमेंट में उनके लिए कुछ भी हो जाए बस लाइक कमेंट आना चाहिए और उन्हीं को फॉलो करते हैं। क्या हो गया, पैसा पैसा पैसा, पैसे को ही हमने सब कुछ मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जीवन मेरे सामने देखिए, हाथ पांव नहीं है, चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और साथियों हमें हर स्थिति देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो व्यूअर्स को छोड़ दो। रेलवे से भी आप यात्रा करने जा रहे हैं, इस दौरान रेलवे के बारे में आपको क्या लगता है? सिस्टम अच्छा है, बुरा है, क्या कहना चाहिए? देखो कड़वी सच्चाई होती है, कल क्या पता ये हमारे को जेल में डाल दिया जाए, मगर दिखावा ज्यादा है, ग्राउंड में काम कम है। अभी जैसे बैठा हूँ यहाँ पर इस कंडीशन में, यहाँ पर जो बैटरी वाली गाड़ी लगाई हुई है वो 250 चार्ज मांगती है, चाहे उसमें एक आदमी जाओ चाहे 4 आदमी जाओ। अभी आप सोचने वाली बात है, इस कंडीशन में वो फ्री होना चाहिए या 250 चार्ज दूँ? मेरे को बताइए आप। ये आप कमेंट में जनता से पूछिए कि क्या जो बड़ी बड़ी ट्रेनें चला रखी हैं वो संसाधन बड़े आदमियों के लिए या हमारे जैसे आदमी के लिए? हमारे जैसे आदमी कोई भी संसाधन नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात प्रवास करता हूँ ट्रेनों में। मुझसे पूछिए क्या परेशानियाँ होती है। टॉयलेट साफ सफाई नहीं होती ट्रेनों में। अभी भी ये जो ट्रेन आई आप देख सकते हो कितना साफ सफाई ट्रेनों में है। 1-2 ट्रेनें छोड़ दी जाए उसको चकाचौंध है, बाकी ट्रेनों में तो वही बुरी हालत है। मतलब और ये यहाँ के जो वर्कर है, जो भी काम कर रहे कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे की, जितनी भी उन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, इन दलालों को बाहर निकालना चाहिए और जो सीनियर सिटीजन आदमी है या जो दिव्यांग आदमी है उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। दिखावा, कापियों में बहुत कुछ दिखावा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में क्या है? ग्राउंड में आप सोचिए 200 मीटर के लिए बंदा 250 का चार्ज मांग रहा है। हर आदमी कहाँ से पैसे लेके आएंगे 250 चार्ज? तो ये एक जागरूकता नहीं, एक संदेश भी है कि हमने, भगवान ना करे खुदा न खास्ता, और कोई भी कोई लिख के नहीं लेके आना कभी हैंडीकैप हो जाए,
तो अगर वो दिव्यांग हो गया तो उसका क्या हालत होगा। तो ये सोच के चलना है कि हमने किस तरह से उन साथियों की हेल्प करनी है आज भी। और जब दिव्यांग डब्बा आएगा आप उसमें देख सकते हो, उसमें सारे फिट फोर आदमी बैठे मिलेंगे। तो ये सब समाज का एक संदेश है, सबने सोचना चाहिए। सर के साथ मैं पिछले 2 घंटे से हूँ, सर को देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है सर, पूरी बैटरी इनकी चार्ज है। सर आज के युवाओं को क्या संदेश देखो देना चाहेंगे? बैटरी चार्ज तभी रहती है जब आपने किसी के लिए कुछ करना है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए यही है भैया, बैटरी यही है कि एक तो फास्ट फूड खाना छोड़ो। आजकल युवा अंडर 40 ईयर्स के अंदर हार्ट अटैक आ गया, ये बीमारियां वो क्यों इतनी बीमारियां? क्योंकि वो फिटनेस रखते नहीं है, वो फिटनेस अपने आप के ऊपर काबू रखते नहीं है। वो क्या करते हैं, डब्बे वाला फिटनेस से खाते हैं, डब्बे को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, नहीं कि ग्राउंड वाले को देते हैं। आज भी तो आप देखिए युवाओं को देख लिया, आज भी यहाँ पर कितने आदमी खड़े, सबके चश्मा लग चुका है। और हमारी आज 50 साल उम्र है, आज भी चश्मा नहीं है, मतलब आज भी 6/6 आंखें हैं। तो ये हमने सोचना है कि हमने आज डब्बों से प्रोटीन खा करके अपनी बॉडी को फिट नहीं करना है। सादा खाना खाइए, दाल रोटी हल्का खाना खाइए, साग सब्जी खाइए, बॉडी फिट रखिए। मैं देखिए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और आज भी प्रयास कीजिएगा ऐसे नमक उठा देता हूँ बिल्कुल भी। तो मन के अंदर एक उमंग होना चाहिए। आजकल के युवा बहुत से घबरा जाते हैं। अरे मेरा लड़का खुद का बोलता था, कल 22 साल उम्र है, बोलता मेरे कमर दर्द में लगाया कि सारे फौजी का बच्चा हो, कमर दर्द से तो ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, तो इसमें हमारे बच्चे भी क्यों ना हो। एक तो फास्ट फूड छोड़ना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए अंदर अपने आप को सोचना चाहिए नहीं यार हम सबसे आगे हैं, अच्छे काम के लिए आगे आइए मतलब। और इस लाइक कमेंट को छोड़ करके इस राष्ट्र के लिए कुछ सोचिए। मतलब आपका जन्म हुआ है ना, तो बार बार जन्म नहीं हुआ है, भले मार्क कम नंबर आए मगर जीवन के अंदर आपको कम नहीं मिलना चाहिए। आत्महत्या मत करो, छोटी छोटी चीजों से हरासमेंट हो जाते हैं। कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा है मगर उम्र बहुत कम है, उसी उम्र के अंदर हमने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आपने अपनी जिंदगी को जीना है, खिलाड़ी की तरह जियोगे, चौके छक्के मारोगे, वरना दर्शक भैया बैठ के ताड़ी बजाओगे। जीवन आपके हाथ में है, आपने खिलाड़ी बनना है या दर्शक बनना है, वो आप सोचिए। मतलब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।